मित्रों, त्यागी वाल्मीकि समाज समूह के YouTube चैनल आपकी बात आपके साथ में आप सभी सुनने वाले, सुनकर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करने वाले सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को सप्रेम जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। मित्रों, आज चुनाव का प्रचार का ये अंतिम दिन है और आज के बाद लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर का चुनाव जो आगामी 1 जून को संपन्न होने वाला है, उसके प्रचार की आज अंतिम तिथि है और एक लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद आगामी 4 जून को ये देश लगातार निश्चित ही तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने जा रहा है। चुनाव निपट चुका है, इसकी कई चर्चाएं मैंने आपके साथ भी आपकी बात आपके साथ के इस YouTube चैनल पर चर्चा की थी, लेकिन इस चुनाव के बीच आरक्षण संविधान के अलावा विपक्षियों ने एक जो नैरेटिव अपना विमर्श चलाने का काम किया था, बेरोजगारी व महंगाई, आज इन 2 मुद्दों में से बेरोजगारी व रोजगार से संबंधित कुछ चर्चा मैं भी आपके साथ करने जा रहा हूँ। कैसे इस देश के गरीब, दलित, शोषित व्यक्ति को कुछ चंद शब्दों से भ्रमित करके विपक्षी दल लगातार इस देश के उन्नति के रास्ते में व्यवधान डालने के अपने जो उनका षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं कुछ विदेशी शक्तियां भी इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रही थी। ये हम सब जानते हैं, कैसे कनाडा से लेके, चाइना से लेके वामपंथी, लिबरल और जो ऐसे देश जो आदरणीय मोदी जी के उस विजन से बहुत परेशान, हैरान हैं कि कैसे एक हमारे गुलाम रहने वाला देश इन 10 वर्षों में ऐसे उन्नति के रास्ते पर चलता चला जा रहा है और चुनौतीपूर्ण ढंग से 2047 इस देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व की प्रथम आर्थिक सैनिक शक्ति बनकर हम सबके सामने एक विकट चुनौती के रूप में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिए बैठा है। इस संकल्प को कैसे तोड़ा जाए, और मित्रों, अगर किसी देश, किसी राष्ट्र के संकल्प को तोड़ना है, उसको उन्नति के रास्ते से डिगाना है, तो उस देश के रहने वाले बहुसंख्यक समाज, उसके गरीब, दलित, शोषित जो भी समाज है, उसका राष्ट्रीय समाज है, उसके संकल्पों को तोड़ दीजिए, उसके रास्ते में भटकाव का रास्ते पर डाल दीजिए, उसको भ्रम में डाल दीजिए और तरह तरह की गैर ज़रूरी बातों में फंसाकर उसका ध्यान जो देश की उन्नति, उसकी अपनी उन्नति, अपने परिवार, अपने समाज की उन्नति से हटाकर विघटनकारी शक्तियों के माध्यम से उसके मनोबल तोड़ने का कैसे काम किया जाए, अपने नेतृत्व, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास कैसे थोपा जाए जिससे कि उसका मनोबल टूट जाए और उसमें नकारात्मकता और कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा इस देश में, सदा से सब ऐसे ही है और सभी इस तरह के लोग होते हैं। ये भाव भरने का काम लंबे समय से राजनीतिक दल करते आ रहे थे। इस चुनाव में बहुत बड़ी एक सोची समझी रणनीति
जो विदेशों से संचालित हो रही थी, और कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक दल थे अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण किसी भी प्रकार कैसे भी पूर्ण बहुमत की सरकार ना आए। पूरे चुनाव में उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार लाना, इस देश में सशक्त सरकार लाना हमारा उद्देश्य है। इन सब का उद्देश्य ये था लूली लगड़ी मिली जुली विवश लाचार सरकार आए, जिसमें हमारे सबके अपने निजी स्वार्थ हल होते रहें, और साथ ही जो विदेशी शक्तियां हैं जो उनके पीछे खड़े होकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी, वह भारत को सशक्त देखना नहीं चाहती थी, और इस तरह के कई गैर जरूरी मुद्दे उछाले गए, और में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कुछ लोग भी फंस गए। मेरा इस चैनल के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े अपने सभी बंधुओं को, क्योंकि इस देश में चुनाव हमेशा आते रहते हैं, एक जागरूक करने का मैं एक छोटा सा काम, जिससे कि हमारे स्वयं के अपने, हमारे नवयुवकों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में नकारात्मकता का भाव ना आए, हम निराशा का भाव ना करें, और ये जानकारियाँ होना कैसे किस प्रकार वोट लेने के लिए कुछ शब्द गढ़कर और उनके सहारे अपने 1.5-2 महीना जो राजनीति सत्ता प्राप्त करने की चलती है, उसमें हम लोगों को कैसा एक हथियार बनाया जाता है। इससे हम सचेत रहें, जागृत रहें, संगठित रहें। मित्रों, रोजगार की जहाँ तक बात आती है, भारत ही नहीं विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है कि वो अपने लोगों को 100% सरकारी रोजगार दे पाए। ये एक हास्यास्पद बात है, लेकिन हमारे देश में युवाओं के बीच, समाज के बीच ये रख दिया रोजगार मतलब सरकारी रोजगार। डीएम, एसपी, टीचर्स, पुलिस, अध्यापक, बैंक में, इनको ही रोजगार माना गया है, और हम में क्वालिटी है नहीं है। जैसे रोजगार पहले मिला करते थे धांधलेबाजी से, पैसे से, किसी भी प्रकार से हम में योग्यता नहीं है, तब भी जाति के आधार पर, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर। लेकिन उस समय भी सरकारी रोजगारों की एक सीमित व्यवस्था होती है, और रोजगार मतलब हमारे युवाओं के बीच यही एक शब्द भर दिया गया है। मित्रों, जब देश उन्नति कर रहा है 10 वर्षों से, देश आर्थिक वृद्धि की अपनी ऊंचाइयां पकड़ता जा रहा है, और उस गति के हिसाब से जो इस समय चल रही है, 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कम से कम इस देश के हर व्यक्ति की $10,000, और आर्थिकी जो टोटल देश की जो पूंजी संपत्ति होगी वो $20 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये लक्ष्य लेकर आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, और इस वृद्धि जब ये हो जाएगी सन 47 तक, तो ये देश निम्न और मध्यम आमदनी वाले देश के रूप में जो इसकी पहचान है, ये पहचान बदलकर हम सब उच्च मध्यम वर्ग आय वाली श्रेणी में पहुंचकर और उच्च आय वाली वर्ग के निकट पहुंच जाएंगे। इसमें देश के रहने वाले समस्त जनता के बारे में ये विचार व्यक्त किया गया है। इसी दौरान हम लोगों ने अपने इन 10 वर्षों में, इससे पहले की भी सरकारों ने जो कुछ काम किए हैं, उनके आधार पर मानवीय विकास की श्रेणी में भी हमने ऊंचाइयां हासिल की हैं, और जो हमारे जीवन की औसत आयु है वह अभी 70 साल लगभग है। निश्चित ही वो 2047 तक आते आते 78 वर्ष होगी। इसके पीछे स्वास्थ्यगत सेवाओं का विस्तार और जो सुधार हुआ है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को इलाज सुलभ हुआ है, उसके लिए 5 लाख का इलाज मिलने से उसके जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है। शिक्षा से जुड़े सुधार भी हम गांव-गांव विद्यालयों में देख रहे हैं, कैसे आगे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, विद्यालयों का आधारभूत ढांचा बढ़ रहा है, अध्यापकों की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है, और इसी रूप से प्रगति करते हुए व्यापक रूप से
आर्थिक औद्योगिकीकरण के साथ ही डिजिटल इकोनॉमी का भी क्षेत्र धीरे धीरे भारत में बढ़ता जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। आज गांव-गांव में ठेला लगाने वाले, पकौड़ी बेचने वाले, छोटा-छोटा रोजगार करने वाले, उद्योग धंधा चलाने वाले भी डिजिटल लेन देन की ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। ये सब चीज़ें भारत को एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाली है। मित्रों, जब किसी भी देश में आधारभूत ढांचा बढ़ता है, सुरक्षा, संपर्क, सड़क, पुल्स, रेलवे लाइन्स, बिजली, पानी की टंकी, ये सब जब पूरे देश में एक बड़े स्तर पर होती हैं तो इससे बहुत बड़े रोज़गार के साधन भी बढ़ते हैं, जो हमारे युवाओं को ध्यान में दिलाने का काम जो समाज के प्रबुद्ध लोगों को वो नहीं कर पाते। आज हम देख रहे हैं रेलवे में जो इलेक्ट्रिक का काम बढ़ा है, सारी रेलवे लाइनें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। ये बिना रोज़गारों के संभव नहीं है। इतनी बिजली का काम हुआ, ये बिना रोज़गारों के संभव नहीं है। कितने खंभे बने, कितने तार बने, ये सब कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में बने हैं और इनमें निश्चित ही हमारे देश के युवाओं को कहीं ना कहीं रोज़गार मिला है। रेलवे ठेकेदारों के मजदूर हों, होटलों की संख्या बढ़ रही है, उनके बैरे हों, आर्मी में जो काम लगातार चल रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, सड़कें बनने के, टनल्स बनाने के, उनके ठेकेदार हैं, उनके मजदूर हैं, वह हैं। प्राइवेट कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनके मेंटेनेंस का जो काम करने वाले कर्मचारी, ये भी एक रोज़गार का माध्यम है। एयर कंडीशनर गांव-गांव, कस्बों में, शहरों में लगातार इनकी बिक्री बढ़ रही है। इनके मिस्त्रियों, फ्रिज के मिस्त्रियों, आज हर गांव में, हर घर में बिजली की उपलब्धता बढ़ने के कारण फ्रिज हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, इन सब का मिस्त्रियों का रोज़गार एक हर गांव में तैयार हुआ है। डेंट पेंट करने वाले मज़दूर हों, मोबाइल फ़ोन को संभालने वाले, इनका मेंटेनेंस करने वाले, ब्यूटी पार्लर और तो और मेहंदी लगाने वाला भी एक रोज़गार का काम बहुत से युवाओं ने किया है। जिम ट्रेनर हों, फैशन गारमेंट हों और फल फ्रूट व्यवसाय, दूध, पनीर, फेरी द्वारा विभिन्न सामान गांव-गांव की गली गली में बेचने वाले लोग, यह भी एक रोज़गार का माध्यम अपनाकर अपना जीविकोपार्जन, अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम करते जा रहे हैं। मित्रों, यदि हम ध्यान देंगे, अपने युवाओं को ध्यान दिलाएंगे, समाज में ये बात रखेंगे, कैसे जोमेटो के माध्यम से लोग, ओला, उबेर के माध्यम से, कोरियर वगैरह के माध्यम में कितनी बड़ी मात्रा में आप देखते होंगे मोटरसाइकिल लेकर युवा अपने लिए रोज़गार का काम और अपना जीवन स्तर उठाने का, वृद्धि करने का करते आ रहे हैं। ये हम सबको देखना चाहिए। आज देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। मोबाइल फ़ोनों का बहुत बड़ा सेंटर भारतवर्ष बन चुका है। इन 10 वर्षों में 20 गुना मोबाइलों का उत्पादन इस देश में शुरू हुआ है। जब मोबाइलों का उत्पादन, उनकी फैक्ट्रियाँ बढ़ी तो उनमें काम करने वाले युवा भी यहाँ का, उनको रोज़गार मिला है बड़ी मात्रा में। वरना ये सब चीज़ें हवा में नहीं बनती। आज कार, मोटरसाइकिलों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है और जब कारों का उत्पादन बढ़ा है तो इनके लिए ड्राइवरों की भी बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की आवश्यकता है जो ड्राइवरी जानते हों, और इसमें बड़ा अच्छा आय का साधन है। इन मोटरसाइकिल, कारों को संभालने का, मेंटेनेंस करने का काम, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने का, पैथोलॉजी का आज गांव-गांव, कस्बों में मैं देख रहा हूं कि युवाओं ने छोटी मोटी डिग्रियां लेकर एक पैथोलॉजी का काम बड़ी मात्रा में शुरू किया है। डेंटिस्ट, हड्डी जोड़ने का काम और मेडिकल व्यवसाय, अस्पतालों आदि में बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार, चाहे नर्सिंग के माध्यम से हो, चाहे सपोर्टिंग मेडिकल में जो लोग होते हैं उनके लिए भी रोज़गार का बड़ा भारी क्षेत्र खुला है। ये सब देश की उन्नति के कारण संभव हुआ है। मित्रों, लेकिन हम अंतिम छोर पर खड़े गांव, गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, वनवासी, गिरवासी परिवारों की बच्चों की सहभागिता भी इन व्यवसायों में जो मैंने ऊपर आपको बताए, बहुत व्यवसाय हैं। अगर मैं सारे व्यवसाय गिनाने बैठता तो समय की बाध्यता कम हो जाती। इनमें हमारी संख्या बढ़े, हमारी सहभागिता समाप्त होती जा रही है। इस ओर विशेष ध्यान देकर ऐसे परिवारों के नवयुवक भी अपने लिए रोज़गार से जुड़कर
अपनी व अपने परिवार की आय बढ़ा सकते हैं, हमारे देश, हमारे समाज की समृद्धि में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि हम सब राजनीतिक दलों के रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी की दर बहुत है, इससे ऊपर उठकर अपने अंदर का निराशा भाव, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपके सामने रोज़गारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी होगी। लेकिन इसके लिए हमें सकारात्मक रूप से अपनी नकारात्मक और भगाते हुए हम सबको एक दूसरे के बारे में ऐसे कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का माध्यम है। और मैं हमारे ही देश के एक वर्ग जिसमें 15 साल के बाद बच्चों को तुरंत इन्हीं रोज़गारों से जोड़कर और वह कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए उदाहरण देखना चाहिए। आप सब देख रहे होंगे इन रोज़गारों में वह भी गरीब हैं, वह भी पिछड़े हुए हैं, और इन्हीं रोज़गारों के माध्यम से कैसे इन पर अपना एकाधिकार जमाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब जहाँ भी जो हमारे अंदर क्षमता है, जो हमारी कार्य करने की इच्छा है, जहाँ हमारा विशेष ध्यान है, इन क्षेत्रों में जाकर हम अपने लिए रोज़गार प्राप्त करें, इस राजनीति से ऊपर उठकर, और अपने अंदर निराशा का भाव ना आने दें। और निश्चित ही आप देखेंगे कि इन रोज़गारों से आप अड़ोस पड़ोस में नज़र दौड़ाएंगे, लोग अच्छी आय उत्पन्न कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से भी अच्छी किसी से कम नहीं पैदा कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस आपकी बात आपके साथ के इस चैनल के माध्यम से, यदि हम सब ने इन रोज़गारों की ओर ध्यान दिया और राजनीति से ऊपर उठकर अपनी निराशा का भाव हटाकर अपने युवाओं को, अपने नवयुवक नवयुवतियों को जो इंटर कर चुके हैं, या इनमें से कुछ भी क्षेत्र में, इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इनमें ज़्यादा आपको शैक्षिक योग्यता की भी ज़रूरत नहीं है। इनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, काफ़ी क्षेत्र जो आदरणीय मोदी जी लगातार श्रम कार्यबल की भागीदारी जिनमें 46% है, और इनमें लगभग ऐसे काम करने वालों 63% लोग औपचारिक प्रशिक्षण से वंचित हैं। तो कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय मोदी जी लगातार इस काम को कौशल प्रदान करने के लिए गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के नवयुवक नवयुवतियों को देने का काम कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से जब इस तरह की कोई योजना आती है, मैं भी समय समय पर आप सभी के बीच उसको शेयर करता हूं, और लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर इस क्षेत्र में रोज़गार प्राप्त करते जा रहे हैं। मेरा भगवान वाल्मीकि जी से, प्रभु श्री राम से ये अनुरोध है कि हमारे सब युवाओं को सद्बुद्धि दे और अच्छी भावना दे। हम सब अपने लिए रोज़गार प्राप्त करने के बारे में सकारात्मक रूप से इन क्षेत्रों में जब अपने बारे में सोचेंगे तो निश्चित ही प्रभु हम सबको भी रोज़गार से जोड़कर हमारी और हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। आप सब से मेरा एक विनम्र अनुरोध अंत में, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा भी और हम सभी का उत्साहवर्धन भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आपका राकेश मोहन त्यागी। आपकी बात आपके साथ।